मैंने जितने भी उत्तराखंड के एग्जाम दिए मैंने हर एग्जाम में डीवी कराई है। तो फिर स्टार्टिंग में मैं पॉइंट से बाहर होता था, फिर लास्ट में एट द एंड इसमें जो ये एग्जाम है इसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई है। तो सितंबर 2020 से आपने तैयारी करी, तो लगभग अभी 2024 चल रहा है, यानी अगर हम देखें तो 4 साल का गैप हुआ है। इस 4 साल की जर्नी आपकी कैसी रही? कौन कौन से एग्जाम आपने दिए? ना सोचें कि देहरादून में जाके ही तैयारी होती है, क्योंकि ये कई रिजल्टों ने गलत साबित भी किया है कि देहरादून ही हब है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़के अपने घर से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ के सब कुछ आजकल अवेलेबल है। जो सडन पैटर्न में चेंज आया है, इससे काफ़ी जो पुराने स्टूडेंट है ऑलमोस्ट सभी का सिलेक्शन हो चुका है, और कुछ एक जो रह गए हैं उनका ये कहना है कि अब वो अपने आप को इस पैटर्न में जो है कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे। कैसे आप इस नए पैटर्न के साथ फेमिलियर हुए? कैसे आप लगातार एग्जाम निकालते रहे? अपने 4 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अगर आपने पढ़ ली है, उसको अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो आप किसी भी एग्जाम में कोई भी पैटर्न अगर चेंज होगा तो आप उसको कर लेंगे। आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्या आप सोशली कट चुके थे पढ़ाई के दौरान? क्योंकि हमने बहुत लोगों को सुना है कि बहुत मोटिवेशन वीडियोस देखी है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो सब चीज़ छोड़ दो, दोस्ती छोड़ दो, रिश्तेदारी छोड़ दो, कट हो जाओ बिल्कुल। आपने वो ब्लॉग में देखा है कि आपने देखा है ये बुगैल यहाँ पे है, कोई ट्रैक जा रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। मतलब तो मेरा प्लस पॉइंट ये रहा है। ब्लॉग भी आलतू फालतू नहीं कि मम्मी ने ये खाया फिर उसने साइकिल तोड़ी, ऐसे ब्लॉग नहीं देखते थे आप? सारा जो सीखे। मेन रोल जो मेरा सक्सेस का जो रीजन है वो टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो फिर वही होता है कि आज ये पढ़ लेता हूँ, कल वो पढ़ लेता हूँ, फिर ऐसे में टॉपिक छूट जाते हैं। तो मेरा टाइम टेबल से मैं हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ता था। कि आप हर वीडियोस में टॉपर्स लिख देते हो, उनकी जेन्युइन टॉपर है, रैंक 1 है। टॉपर्स का अर्थ क्या होता है? मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ। टॉपर्स का अर्थ ये होता है कि जिस एग्जाम में अंकित की रैंक बनाई है उस एग्जाम को कम से कम 2 लाख लोगों ने भरा है और 1.5 लाख से अधिक लोग उस पेपर को दे रहे हैं, जहाँ पर ये प्रथम इंसान है उस एग्जाम में टॉप किया है। इसी प्रकार से अगर किसी की रैंक 50 आती है, किसी की 80 आती है, कोई नीचे का बच्चा भी होता है तो वो भी टॉपर ही है, क्योंकि उस एग्जाम को 2 लाख लोगों ने भरा है और 2 लाख लोगों में से वो उन चुनिंदा लोगों में है जो यहाँ बैठकर अपना अनुभव साझा कर रहा है। तो किसी तरीके की हीन भावना नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, माई टॉक शो के टॉपर पॉडकास्ट में आज हमारे बीच फिर से एक और बार टॉपर बैठे हैं। हाल ही में आबकारी उपनिरीक्षक या एक्साइज सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम इन्होंने टॉप किया है, रैंक 1 लाई है। इनसे हम इनका अनुभव जानेंगे, किस तरीके से उन्होंने तैयारी करी, क्या कठिनाइयों का सामना इन्होंने करा है। तो बहुत कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने माई टॉक शो के परिवार को 10,000 कर दिया है। इस 10,000 परिवार में बहुत अप्स एंड डाउन आए। जिस तरीके से आप लोगों ने हमें सपोर्ट करा, इसी तरीके निरंतर हमें सपोर्ट करते रहिए और आगे भी हम लोग आप लोगों के लिए अलग अलग टॉपर्स की वीडियो लाते रहेंगे, संघर्ष भरी कहानी लाते रहेंगे, ताकि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिले। तो जो भी आपके सवाल हमारे टॉपर्स से रहते हैं, हम उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर डालते हैं कि ये टॉपर हमारे शो पर आने वाले हैं, अपने सवाल पूछें। बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे हैं और मैं उन सवालों को लेकर आया हूं। अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो नीचे सोशल मीडिया की लिंक आ रही होंगी, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, और जहाँ की भी लिंक आ रही है आप हमें फॉलो कर सकते हैं और अपने सवाल टॉपर से पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद मुकुल भाई मुझे पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। एक बार हमारे व्यूवर्स को छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आपका नाम है, कहाँ से आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और कहाँ से आपने कॉलेज किया। मेरा नाम अंकित चंद है, मैं नौगांव उत्तरकाशी से बिलोंग करता हूँ जी। मेरी 6 तक की स्कूलिंग नौगांव से ही हुई है और मैंने 12th देहरादून से किया है और बीटेक भी मैंने देहरादून से ही किया है। इंजीनियरिंग मैंने की। मतलब आपने भी इंजीनियरिंग की है। तो सबसे पहले अंकित भाई बहुत बहुत बधाई, आपकी रैंक 1 जो इस पेपर में आई है इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और अब मैं शुरुआत करूंगा आपसे कि जो बेसिक सवाल रहता है, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट जॉब की तरफ आने का आपका रुझान कैसे हुआ, कैसे आपने तैयारी की तरफ अपना रुख किया? क्योंकि बीटेक करने के बाद आप अपना टेक्निकल साइड जा सकते थे और बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन कैसे आपने गवर्नमेंट फील्ड को चुना? जी, एक्चुअल में मेरा बीटेक कंप्लीट होने के बाद मैं एसएससीजे की कोचिंग की थी। उस टाइम पे फिर लॉकडाउन के चक्कर से मैं एग्ज़ाम दे नहीं पाया था उस टाइम पे। फिर मेरे कज़िन ने मुझे सजेस्ट किया कि क्या बोलते हैं, उत्तराखंड के फॉर्म आ रहे हैं कि अगर तैयारी करनी है कि तो आप कर सकते हैं तैयारी। क्योंकि उनका उस टाइम पे हाई कोर्ट में सिलेक्शन हो गया था, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि तुम कर सकते हो अगर तुम करना चाहते हो जी। तो मैंने उस टाइम से फिर उत्तराखंड की जर्नी स्टार्ट की अपनी। जब आपने जर्नी स्टार्ट करी, कैसे आपने क्या मोड चुना? क्या आपने कोचिंग करी, सेल्फ स्टडी करी? कैसे आप इस तैयारी में आए और कब से आए, एक बार व्यूअर्स को बताइए। जी, सितंबर 2020 में मैंने तैयारी स्टार्ट की उत्तराखंड की। वो भैया ने मुझे कोचिंग सजेस्ट की थी और फिर अमो सर की गाइडेंस के अंडर मैंने
कोचिंग की है और मेरे जो गुरु रहे हैं, मेरे जो टीचर रहे हैं, जो मुझे गाइड करते रहे हैं हमेशा, अभी भी करते हैं, सुबोध सर जिनसे मैंने पढ़ा है, वही मेरे गुरु हैं। उनकी वजह से ही मैं आज यहाँ पर हूँ। ठीक, आपके गुरु ने आपको गाइड करा। तो सितंबर 2020 से आपने तैयारी करी, तो लगभग अभी 2024 चल रहा है, यानी अगर हम देखें तो 4 साल का गैप हुआ है। इस 4 साल की जर्नी आपकी कैसे रही? कौन कौन से एग्ज़ाम आपने दिए? कहाँ कहाँ आपका सिलेक्शन हुआ? कैसे आपका रैंक 1 तक का सफ़र हुआ? एक बार हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए। जी, सितंबर 2000, जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी कहा कि सितंबर 2020 से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। उस टाइम पे मैंने कोचिंग के थ्रू स्टार्ट किया है मैंने। तो मैंने अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए जी। फिर उस टाइम पे मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम जो उत्तराखंड का था, जो वो वीपीडीओ था उस टाइम पे, और मेरा 7-8 महीने में स्कोर अच्छा आ गया था उसमें। मेरे उस टाइम पे 76 नंबर थे। तो फिर उस टाइम पे रिजल्ट्स में धांधली की वजह से मैं उस टाइम पे बाहर हो गया था। फिर उसके बाद मैंने पटवारी दिया। पटवारी में मैं 0.25 नंबर से बाहर हुआ हूँ। फिर उसके बाद अगेन फिर बीपीडीओ का जो कैंसिल हुआ था, वो दोबारा एग्जाम हुआ। बीपीडीओ में मैं फिर 0.5 से बाहर हुआ उसमें। फिर अभी रिसेंटली ईओ का रिजल्ट आया, उसमें मैं डीवी कराई मैंने हर एग्जाम में, और उसमें मैं 1.5 नंबर से बाहर हुआ। और फिर मेरा सिलेक्शन फॉरेस्ट और कनिसाइक में हुआ था। मतलब जैसा हम देख पा रहे हैं कि 2021 से जो भी एग्ज़ाम निकले, सब एग्ज़ाम में आपने डीवी कराई। जी जी जी, मैंने जितने भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम थे, मैंने हर एग्ज़ाम में डीवी कराई है। तो फिर स्टार्टिंग में मैं पॉइंट से बाहर होता था। फिर लास्ट में एट द एंड इसमें जो ये एग्ज़ाम है, इसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई है। रैंक पर अभी हम आएंगे, उससे पहले मैं एक सवाल आपसे करता हूँ कि जब आप तैयारी में आए, तो क्या आपने, मतलब जैसे हमारे बहुत सारे व्यूवर्स होते हैं, उनका एक सवाल रहता है कि हम पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, यूपीएससी कर रहे थे, आपने बीटेक किया है, तो आप ये थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को क्लेरिफाई कीजिए, आप किस चीज़ की तैयारी करते थे और कैसे आपने यहाँ तक का सफ़र किया? जी, मैंने पीसीएस का उतना सोचा नहीं था, क्योंकि पीसीएस में मुझे लगा कि मुझे सडन एक, मतलब जल्दी मुझे एक जॉब की ज़रूरत है। फिर मैंने ग्रुप सी प्रेफर किया था, पर मैंने सोचा नहीं था कि मुझे 4 साल लग जाएंगे। तो मैंने अपना माइंड सेट मिला था कि मुझे जल्दी जॉब करनी है। तो फिर मुझे सजेस्ट किया था कि जल्दी जॉब के लिए तो ग्रुप सी सबसे बेस्ट है, कि अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए। हालांकि ये मुझे सही नहीं लगता, कि मतलब सच नहीं है ये, क्योंकि ग्रुप सी में भी काफ़ी स्ट्रगल होता है, काफ़ी करते हैं लोग स्ट्रगल। बिल्कुल। आपने बताया कि आपने मात्र 8 महीने के अंदर सितंबर 2020 से तैयारी करी, और पेंडेमिक के कारण जो पेपर था वीडियो को पीछे खिसका, और उसमें आपका अच्छा स्कोर आया, 76 आपने बताया, और धांधली हुई थी। लेकिन 8 महीने में आपका 76 स्कोर आया, किस तरीके से आया, कैसे आपने मेहनत करी, कैसे आपने तैयारी स्टार्ट करी, एक बार ये बताइए। जी, सबसे पहले मैंने कोचिंग ज्वाइन की। कोचिंग में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, मैंने 0 से स्टार्ट किया था, इसलिए मैंने एक क्लास उत्तराखंड की ज्वाइन की। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में एक क्लास ज्वाइन की, क्योंकि मैं टेक्निकल फील्ड से हूँ, तो मुझे बैठने की आदत है, लेक्चर सुनने की आदत है। तो मैंने 5-6 लेक्चर एक साथ ही मैंने विदिन 4 मंथ्स मैंने नोट्स अपने प्रिपेयर कर लिए थे। फिर उसके बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की। लाइब्रेरी ज्वाइन करने के बाद मैंने सिर्फ उन नोट्स का रिविज़न किया। तो उससे फिर मेरा स्कोर, फिर फर्स्ट वीडियो में 8 महीने में ही मेरा स्कोर अच्छा लगा। फिर उस टाइम पर मुझे लगा कि मतलब मैं कर सकता हूँ, अगर मैं 8 महीने में इतना स्कोर कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ, इसलिए मैं कंटिन्यू रहा। जी। एक चीज़, अब हम रैंक पर आते हैं। जब आपने देखा, आपने बोला, एक बहुत बड़ी बात होती है, शायद आप जितने व्यूवर्स देख रहे हो इस चीज़ से कनेक्ट कर पाएँ, कि बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर हर एग्ज़ाम में मैं 4 नंबर से रुक रहा हूँ, मैं 2 नंबर से रुक रहा हूँ, क्या मुझे तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए या मैं पॉइंट से बाहर हो रहा हूँ? ऐसे सवालों से हमारा पूरा इनबॉक्स भरा रहता है, पूरा कमेंट सेक्शन भरा रहता है कि टॉपर से पूछिए। तो अंकित भाई, मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप हर एग्ज़ाम में, जैसे आपने बोला पटवारी में आप पॉइंट से बाहर हुए, ईओ में बाहर हुए, वीडियो में बाहर हुए, और एट द एंड आपका फॉरेस्ट और कनिसाइक में सिलेक्शन हुआ, संभवतः वो भी सेटिस्फाइंग है, लेकिन जो बेटर एग्ज़ाम है वहाँ पर आप पॉइंट से बाहर हो रहे हैं, तो कैसे आपने खुद को सेल्फ मोटिवेट रखा? कैसे आपके मन में हिम्मत आई, नहीं यार मैं आगे को तैयारी करता हूँ, और आज आपकी रैंक 1 आई है? कैसे इसके बीच की जर्नी रही आपकी? मैं सबसे पहले, मतलब मेरा जो इसका मेहनत करने का मेन रीज़न है कि मेरे दोस्तों से मुझे मोटिवेशन मिलती है। क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल ऐसा है कि मेरे फ्रेंड सर्कल काफ़ी अच्छा है, दोस्त सपोर्टिव है, सब लोग सपोर्टिव हैं। वो उस टाइम पे ये हुआ कि मेरे सारे फ्रेंड लोग पटवारी में चले गए थे, तो फिर उनका तो सिलेक्शन की खुशी थी, पर लेकिन उन्हें मेरा भी दुख था, क्योंकि मैं उस टाइम पे बाहर हो गया था। तो वो मुझे कहते रहते थे कि भाई लास्ट में अच्छा ही होगा, इसलिए आप तैयारी करते हो। तो मुझे अपने दोस्तों से मोटिवेशन मिली। मतलब मैं सिंपल इतना ही कहना चाहूँगा कि दोस्तों से हमें पॉजिटिव मोटिवेशन लेनी चाहिए, जेलसी नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। अब थोड़ा सा रैंक पर आते हैं। अंकित भाई,
रैंक बनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। संभवतः सारा उत्तराखंड आज जाना चाहता है और मैं ये भी कहना चाहूँगा, अभी तक माई टॉक शो जो लगभग ईओ रैंक 1 हमारे टॉक शो पर आ चुके हैं और स्नातक स्तरीय रैंक 1 हमारे टॉक शो पर आ चुके हैं, पुलिस कांस्टेबल के रैंक 1 हमारे टॉक शो पर आ चुके हैं और आज आबकारी के रैंक 1 हमारे टॉक शो पर आ चुके हैं। इसी प्रकार से सारे टॉपर्स को हम आपके बीच इसीलिए लाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जब से एग्ज़ाम में पारदर्शिता हुई है तो जेन्युइन टॉपर हमारे बीच में आने लगे हैं। तो अंकित भाई, जब आपकी रैंक 1 आई, कैसे आपको रिजल्ट पता लगा और क्या खुशी आपकी थी, इस चीज़ को ज़रा सा व्यूअर्स को बताइए। जी, एक्चुअल में उस टाइम पर मैं ऑफिस में था तो मुझे पता नहीं था कि रिज़ल्ट आया। फिर मेरे सर हैं, मतलब मैठानी सर हैं, उन्होंने मुझे, उनका कॉल आया, उन्होंने कहा कि भाई तूने टॉप किया है कि फर्स्ट रैंक आई है, और उन्होंने फ़ोन कर दिया बिकॉज ऑफ शायद से वो क्लास में थे उस टाइम पर, वो बता रहे थे। मुझे विश्वास नहीं हुआ उस टाइम पर, मुझे लगा जस्ट जोक था ये। फिर अगेन मेरे दूसरे फ्रेंड का मेरे को कॉल आता है कि भाई तूने टॉप किया, फिर उसने मेरे को रिजल्ट भेजा। फिर उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ मैंने टॉप कर दिया है। और आपकी खुशी क्या थी जब आप देखते हैं कि यार चलो, क्योंकि शायद मैं आपको बता दूं, अंकित मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। अभी हम जिस लाइब्रेरी में इंटरव्यू कर रहे हैं, स्टूडेंट लाइब्रेरी, ये भी हमारे मित्र की है, नेहरू कॉलोनी देहरादून में। तो यहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है और यहीं से अंकित का जो फाइनल सफ़र है यहीं से हुआ है। तो अंकित ने जब पेपर देकर आया था तो हमारे डिस्कशन चल रहा था एग्ज़ाम में नंबरों को लेकर। अंकित ने बताया था मेरे 87 नंबर है और उस समय मार्केट में ऐसी अफवाहें चल रही थी, आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके 90s में नंबर हैं। तो अंकित ने शायद सोचा भी नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा और एट द एंड रैंक 1 आई। तो वो खुशी आपकी कैसी थी? क्योंकि मैं तो ये बता रहा हूँ क्योंकि जो हमारे डिस्कस होता था, एक बार आप भी बताइए कि आपने क्या सोचा था मेरा सिलेक्शन होगा और होगा तो रैंक 1 आएगी। जी, मतलब मैंने रैंक 1 का सोचा नहीं था क्योंकि अब अफवाहें, आपने जैसा कि आपने भी बताया कि अफवाहें चल रही थी कि 90s वाले भी हैं और फिर सीट्स भी कम है, तो फिर मैंने उतना सोचा नहीं था। और ऊपर से मतलब मुझे थोड़ा अपने पे सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो गया था कि क्योंकि मेरे साथ पहले भी मैं पॉइंट से बाहर हूँ। बस मैं यही प्रेयर करता कि इस बार ना हो ऐसा कि मतलब मैं पॉइंट से बाहर हो जाऊँ, लेकिन एट द एंड अच्छा ही हुआ। मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि लास्ट में अच्छा ही होता है। जी, और एक और चीज़ मैं यहाँ पर, अब इंटरव्यू बहुत लेंदी हो जाता है, आप लोग का कंसर्न भी रहता है कि इंटरव्यू को छोटा कीजिए। देखिए, अगर स्ट्रगल छोटा हो तो इंटरव्यू भी छोटा होता है। अंकित का स्ट्रगल बहुत बड़ा स्ट्रगल है और उस स्ट्रगल को आपको सुनना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है, आप अपने यूट्यूब में स्पीड बढ़ाकर हमारे इंटरव्यू को देख सकते हैं ताकि आपका समय भी बचे और बहुत कुछ मोटिवेशन आपको यहाँ से मिले। अंकित भाई, अब शुरुआत करते हैं आपकी पढ़ाई को लेकर। आपने 8 महीने तैयारी में अपना पहला एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर किया, तो कैसे आपने तैयारी स्टार्ट करी? सब्जेक्ट वाइज आपको सिलेबस पता ही है उत्तराखंड का ग्रुप सी का क्या सिलेबस रहता है, तो सब्जेक्ट वाइज आप स्टार्ट कीजिए कि वो 100 नंबर के पेपर में जिस सब्जेक्ट का जितना रेशो है, कैसे आपने कौन सी बुक फॉलो करी, कैसे उनको पढ़ा, ये एक बार बताइए। जी, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि मैंने कोचिंग के नोट्स जो मतलब वो मेरा प्लस बेसिक जो मतलब मैंने वहीं से सीखा है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कोचिंग के नोट्स मैंने अपने अच्छे से पढ़े, रिवीजन की है। कोचिंग के नोट्स के बाद परीक्षावाणी एक ऐसी वो है जो मतलब सबको आनी चाहिए। भले कि पैटर्न अब चेंज हो रहा है, पर लेकिन परीक्षावाणी फिर भी आपने पढ़नी बहुत ज़रूरी है। मैंने वही पढ़ी है, परीक्षावाणी और अपने नोट्स। फिर धीरे धीरे अगर आपको लगता है कि आपने वो अच्छे से रिवीजन कर लिए हैं अपने नोट्स, तो उसके बाद आप बुक्स पढ़ सकते हैं। मैंने उसके बाद अजय रावत भी पढ़ी है क्योंकि मेरे पे टाइम था, तो फिर मैंने अजय रावत पढ़ ली। भगवान सिंह धामी मैंने पढ़ी है। तो यही मेरा मतलब बुक बैंक्स जो है, मतलब नोट्स प्लस परीक्षावाणी प्लस फिर करंट अफेयर के लिए मैंने विंसर पढ़ी है। बाकी एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह से बन जाते हैं उत्तराखंड। ये तो उत्तराखंड हो गया। इसके बाद आप सब्जेक्टिव बताते जाइए, फिर जीएस आएंगे, जीएस पे बताइए, रीजनिंग, कंप्यूटर, करंट अफेयर, किस प्रकार से आप इनको पढ़ते थे, और हिंदी। जी, और हिंदी के लिए मैंने राजपाल यादव पढ़ी है और लुसेंट पढ़ी है। ये ही मैंने अपनी फुल प्रिपरेशन यहीं से की है। और सेंटर का जीएस मैंने तरुण गोयल बुक से पढ़ा है और अपने नोट्स से पढ़ा है। तरुण गोयल बुक एनसीईआरटी पैटर्न की बुक है, मैंने उससे पढ़ा है। आपको क्योंकि जीएस में ऐसा होता है कि आप किसी भी एक बुक से पढ़ो, बस अच्छा पढ़ो उसे, एक्स्ट्रा बुकों की तरफ नहीं भागना चाहिए। एक बुक आप तैयार कर सकते हैं, अच्छे से तैयार कर सकते हैं। लुसेंट भी अच्छी बुक है वैसे। और इसके बाद रीजनिंग को कैसे आपने कवर किया? रीजनिंग का सिलेबस निकाल के मैंने यूट्यूब से ही सारे प्रिपेयर किए हैं। और कंप्यूटर भी मैंने यूट्यूब से ही पढ़ी है। जी। और करंट अफेयर तो मैंने बुक्स ली थी, पर लेकिन फिर मुझे यूट्यूब ही कंफर्टेबल लगा। फिर यूट्यूब से ही मैंने अपने हैंड प्रिपेयर नोट्स से उन्हीं से मैंने तैयारी की है। जी, व्यूवर्स के सवाल पर आते हैं अंकित भाई। व्यूवर्स का एक सवाल है, आपने देखा होगा, आप 2020 से तैयारी करें, संभवतः आपने ओल्ड पैटर्न में भी एग्ज़ाम दिए हैं और अब नए पैटर्न में दे रहे हैं। जो सडन पैटर्न में चेंज आया है, इससे काफ़ी जो पुराने स्टूडेंट है ऑलमोस्ट सभी का सिलेक्शन हो चुका है, और कुछ एक जो रह गए हैं उनका ये कहना है कि अब वो अपने आप को इस पैटर्न में जो है कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रहे हैं।
कैसे आप इस नए पैटर्न के साथ फेमिलियर हुए, कैसे आप लगातार एग्ज़ाम निकालते रहे और कैसे आपकी रैंक बनाई, इसको ज़रा एलोबरेट कीजिए कि किस तरीके से आपने यहाँ पर मेहनत की। जी, सबसे पहले तो मैंने जो वीपीडीओ का पेपर था उससे पैटर्न का हमें पता चला कि पैटर्न चेंज हो चुका है। तो उसमें मैंने जो बात नोटिस की है उसमें मैंने देखा कि टाइम मैनेजमेंट काफ़ी फैक्टर होता है, क्योंकि लड़कों को क्वेश्चन आ रहे हैं पर लेकिन वो उसको वहाँ जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उनको टाइम काफ़ी, फिर एंड में टाइम बच रहा है, टाइम नहीं बच पा रहा, उससे फिर प्रेशर उन पर बढ़ रहा है। क्योंकि मेरे साथ भी ये हो चुका है वीपीडीओ में, इसलिए मैं 0.5 से बाहर हुआ था। तो मेरा मानना ये है कि आप उन पेपर को एनालाइज करना काफ़ी ज़रूरी है और अपना मतलब टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और अब पुराने पैटर्न में और इस पैटर्न में डिफरेंस ये है कि उस टाइम पे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जा रहे थे, पर लेकिन अब उसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है, तो उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए और अपने कंसेप्ट ठीक करने चाहिए। अब वो ज़माना नहीं रहा कि अब वन लाइनर पढ़ के ही पेपर निकाला जा सकता है, आपका कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अंकित भाई, जब हम बात नए पैटर्न की करते हैं तो आपने एक चीज़ देखी होगी, नोटिस की होगी कि नए पैटर्न में मैच द फॉलोइंग ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। उन क्वेश्चनों को कैसे अटैम्प्ट करें या फिर किस तरीके से आपने उनको अटैम्प्ट करा, ये जरा सा एक बार हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरा पेपर सॉल्व करने का तरीका थोड़ा साइड से डिफरेंट लगे सबको, लेकिन मैं जब मैच द फॉलोइंग सॉल्व करता हूं तो एक्चुअल में मैं वो क्वेश्चन देखता हूं कि जो मैच द फॉलोइंग में जो क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, अगर 2 भी हैं और किसी ऑप्शन में आपको दिख रहा है 2 हैं, तो फिर मैं उसी प्रकार से उन्हें सॉल्व करता था। जी, वो अपना अपना तरीका अलग अलग हो सकता है, उसमें मैं ज़्यादा बता नहीं सकता। यहाँ पर एक व्यूअर्स है हमारा, उनका एक क्वेश्चन है कि आपने देखा है नए पैटर्न में इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा रोल रह रहा है, तो वो इकोनॉमी आपने कैसे कवर की? जी, एक्चुअल में ऐसा भी नहीं है कि मतलब इकोनॉमिक्स वो, क्योंकि अब हम ऐसा फॉलो नहीं कर सकते कि इस पेपर में इकोनॉमिक्स ज़्यादा पूछेगी तो अगले में भी इकोनॉमिक्स ही ज़्यादा पूछेगी। क्यों? तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपने जो सिलेबस निकाला है आप उसे पढ़ लीजिए। आप ये देख के मत चलिए कि इस एग्जाम में इकोनॉमिक्स ज़्यादा है तो अगले एग्जाम में फिर इकोनॉमिक्स ही ज़्यादा आएगी, क्योंकि इस बार उतना नहीं था इकोनॉमिक्स का पोर्शन। तो आप अपने 4 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अगर आपने पढ़ ली है, उसको अच्छे से प्रिपेयर किया है, तो आप किसी भी एग्जाम में कोई भी पैटर्न अगर चेंज होगा तो आप उसको कर लेंगे। जी, कैसे आपने पढ़ी इकोनॉमी, मतलब ये मैं जानना चाह रहा हूँ और ये व्यूअर्स भी जानना चाह रहे हैं, आपने कैसे इकोनॉमी पे कमांड बनाई? क्योंकि अच्छा खासा पोर्शन आया था, टफ क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको आपने सॉल्व करा और कैसे आपके सही हुए? जी, इकोनॉमी के पैटर्न में अगर देखा जाए तो योजनाओं से काफ़ी रिलेटेड, पहले के पैटर्न में ये होता था वन लाइनर टाइप में कि ये योजना कब शुरू हुई है, उसके एग्जैक्ट डेट पूछी जाती थी। पर लेकिन अब धीरे धीरे पैटर्न चेंज हो रहा है, तो अब योजनाएं भी हमें डीप से पढ़नी है, उसके अंदर मतलब क्या है उन योजनाओं के अंदर, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैंने कोचिंग मैंने इकोनॉमिक्स की ली थी और बाकी मैं दृष्टि से मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उससे। जी, दूसरा, अब जो पैटर्न में ही यह दिक्कत आ रही है, आपने बोला कि एक शब्द बोला ना कि जब आप 0.5 से बाहर हो रहे हैं, 0.1 से बाहर हो रहे हैं, तो तब आपने क्या गलती करी और अब जब आपकी रैंक बनाई है आपने उन गलतियों को कैसे ठीक करा कि आपकी रैंक बनाई और कैसे आपने एनालिसिस करा, एक बार व्यूअर्स को ये बताइए। जी, उस टाइम पर जो मेरा पॉइंट से रुकने का मेन रीज़न मुझे लगता है जहाँ तक कि क्योंकि मेरी तैयारी ठीक थी। सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए कभी भी। अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं, आपने पढ़ा है उस टॉपिक के बारे में, तो सेल्फ डाउट रेट काफ़ी घातक साबित हो सकता है, जो कि मेरे साथ हुआ है। और मेरी हिंदी काफ़ी वीक थी उस टाइम पर, इसलिए मैं हिंदी में मेरा 15 भी स्कोर नहीं आ पा रहा था। वो भी बड़ा रीज़न है मेरा बाहर होने का। तो मैंने उन चीज़ों पर फिर फोकस किया। और बाकी अगर मतलब मेन देखा जाए मेरी फर्स्ट रैंक आने का जो मेन हो, फ्री माइंड होकर अगर मैंने इस बार पेपर दिया, क्योंकि मैं पहले से ही मेरे जॉब पे था, तो फ्री माइंड का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए अगर आप फ्री माइंड होकर पेपर देने जाए तो ज़्यादा आपका पेपर अच्छा जाएगा। आपने एक चीज़ बोली कि हिंदी आपकी कमज़ोर थी। अब हमने देखा नए पैटर्न में हिंदी का जो पैटर्न है वो काफ़ी बदल चुका है, चाहे उसमें हम गढ़वाली क्वेश्चंस देखें या कुमाऊनी देखें, जौनसारी देखें, थोड़ा हमारे कल्चर को लेकर ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। उन क्वेश्चनों को आपने कैसे टैकल करा? क्योंकि आप उत्तरकाशी से हैं तो आप कुमाऊँ के क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं और 84 नंबर आप किसी एग्ज़ाम में ला रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप हर एक पोर्शंस को आप 90% से अबव कर रहे हैं। कैसे आपने हिंदी को सुधारा है, कैसे आपने इम्प्रूव किया? जी, हिंदी का अगर देखा जाए तो हिंदी में हम जो मतलब मेरा जो मेन हिंदी में अच्छा स्कोर का रीज़न है कि मतलब मैं पहले से ही डॉक्यूमेंट्री देखने वाला, व्लॉगिंग देखने वाला, तो मेरा मानना ये है कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोग, अगर आप कुमाऊँ के हैं, कुछ लोग गढ़वाल के हैं, कुछ लोग जौनसार के हैं, कुछ लोग रवाई के हैं, तो आप उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ये वो, अगर वो आपसे अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करें तो आपको वर्डिंग समझ आनी चाहिए। आपका मतलब एक बेस तैयार हो जाता है उसके बाद। अगर आप उन चीज़ों को उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें, अगर कोई बुक खरीदो तो आप धीरे धीरे उसे समझना स्टार्ट कर दोगे। और मेरा प्लस पॉइंट ये रहा कि मैं पहले ही मतलब फ़ोन का मैंने सदुपयोग ही किया है।
यूट्यूब पर भी अगर मैं कुछ चीज़ देखता हूँ तो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह देख ली, व्लॉगिंग वगैरह देख ली। व्लॉगिंग वगैरह से हेल्प ये होती है कि मतलब आपको जगह का लोकल कल्चर जानने को मिलेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपने वो व्लॉग में देखा है कि आपने देखा है कि ये बुगैल यहाँ पे है, कोई ट्रैक जा रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद हो जाएगा। मतलब तो मेरा प्लस पॉइंट ये रहा है। व्लॉग भी आलतू फालतू नहीं कि मम्मी ने ये खाया फिर उसने साइकिल तोड़ी, ऐसे व्लॉग नहीं देखते थे आप सौरभ जोशी के छोड़कर, आप अपने कल्चरल व्लॉग देखते थे उत्तराखंड के। बहुत अच्छी बात। देखो यही होता है जब आप टॉपर से मिलते हैं, तो वो भी क्योंकि हमारी तरह सामान्य है। अंकित मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिस लाइब्रेरी में हम बैठे हैं इसी लाइब्रेरी में अंकित ने तैयारी की है। और इसके बाहर जो एक प्रश्न भी आया है कि मोदी के ठेले पर जाने से खुद को कैसे बचाएं, तो एक निजी प्रश्न किसी इनके मित्र ने पूछा है, तो हमें पता है कि किस प्रकार से अंकित ने मेहनत करी और यहाँ पर आज बैठे हैं। अंकित भाई, अब थोड़ा सा ना बच्चों के सवाल पर आते हैं। किसी एक स्टूडेंट ने पूछा है कि PYQ का कितना रोल रहता है एग्ज़ाम में, और आपने इनकी कैसे हेल्प ली, क्या आपने ली, और कैसे PYQ को हम अपने आज के टाइम पर यूटिलाइज़ करें और कैसे फ़ायदा उठाएं? PYQ का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है उससे, क्योंकि अगर आपने जो चीज़ पढ़ी है, अगर आप उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको फिर पता कैसे चलेगा कि मेरे कॉन्सेप्ट सही जा रहे हैं, मैं सही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ। तो उसकी काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके लिए PYQ के लिए मैंने वैसे बुक्स ली थी, लूसेंट की मेरे पे ऑब्जेक्ट थी, मैंने उससे पढ़ा था। और मैं एक दिन निकालता था कि मतलब मेरे को 1 घंटा PYQ सॉल्व करना है किसी भी सब्जेक्ट का। तो फिर मैं संडे को कभी उसको सॉल्व कर लेता था। और बाकी फिर मैंने प्रैक्टिस सेट का भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा, तो फिर प्रैक्टिस सेट से काफ़ी फ़ायदा हुआ। PYQ का मैं आपको बता देता हूँ। PYQ का अर्थ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी पूर्व में जो परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। ये आपने बिल्कुल बताया। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की। आप बात लाए हैं, किसी एक स्टूडेंट को मतलब प्रैक्टिस सेट कब करना चाहिए, मतलब ये आप एक सवाल ये है प्रैक्टिस सेट कब करना चाहिए, क्या प्रैक्टिस सेट देना ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस सेट दिए आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, इन चीज़ों को ज़रा एक बार बताइए। देखिए, इसमें मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से अगर बताऊं, क्योंकि अब हर की थिंकिंग अलग अलग होती, सबकी सेम जैसी नहीं होती। तो मैंने प्रैक्टिस सेट तब लगाया था जब मेरा सिलेबस निपट गया था। मैंने सिलेबस पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट ज्वाइन किया। उसमें फिर स्कोरिंग नहीं आ पाता। स्टार्टिंग में मैंने 15 नंबर से स्टार्ट किया है, 15 नंबर, फिर 18, फिर 30 नंबर पे गया। धीरे धीरे करके उनका रिवीजन, फिर अगर आप पे नोट्स बने हैं, आपने एक बार पढ़ लिया है, तो उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाना मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक होगा। जी, व्यूअर्स का हमारा क्वेश्चन एक ये है कि पर डे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें और कैसे आप पढ़ते थे जब आप तैयारी करते थे लाइब्रेरी, आपने बोला कि लाइब्रेरी में पढ़ते थे, क्या आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ते थे या एक ही दिन में मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, कैसे आप उनको मैनेज करते थे, कितना घंटा पर सब्जेक्ट को देते थे, ये एक बार बताइए। जी, मैं हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ता। मैं अपने टाइम टेबल, मेरा मेन रोल जो मेरा सक्सेस का जो रीज़न है वो टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टाइम टेबल नहीं बना पा रहे हो, फिर वही होता है कि आज ये पढ़ लेता हूँ, कल वो पढ़ लेता हूँ, फिर ऐसे में टॉपिक छूट जाते हैं। तो मेरा टाइम टेबल से मैं हर दिन हर सब्जेक्ट पढ़ता था। उत्तराखंड भी पढ़ता था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी एक ही दिन में मैं पढ़ के, और मेन फोकस मेरा उन्हीं पे रहता था जिनका मार्जिन ज़्यादा है, जिनका वेटेज ज़्यादा है जिसका। जी, तो उत्तराखंड, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये मैं कोशिश करता था कि मैं एक दिन में पढ़ लूँ। कम में पढ़ूँ पर लेकिन अंकित भाई, एक सवाल ये है, ये एग्ज़ाम जो आपने निकाला है जॉब के दौरान निकाला है, क्योंकि आप पिछले कुछ महीनों से जॉब पर हैं और ये एग्ज़ाम भी उसी दौरान हुआ है। इससे पहले आपने बताया कि आपने टाइम टेबल को फॉलो किया, बिल्कुल सही बात है। अब आप जब टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं, आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं, तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं, रैंक भी ला सकते हैं, पर जॉब के दौरान आपने रैंक 1 लाई, कैसे आपने मेहनत की कि आपके इतने ज़्यादा नंबर आए? बहुत अपने आप में एक बहुत सरप्राइजिंग है, आपके लिए भी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए भी है कि आप जॉब कर रहे हो, 10 से 5 आप ड्यूटी जा रहे हो, देन उसके बाद आप सुबह शाम कब पढ़ रहे हो और कैसे आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि जॉब में आदमी थकता भी है, तो कैसे आपने खुद को मोटिवेट रखा, कैसे पढ़ाई की? जी, इसके पीछे जो मेन रीज़न है वही है। मैं फिर से वही कहना चाहूँगा कि जो नए लड़के स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब मैं अपने से रिलेट करके देखूँ, मैंने स्टार्टिंग में जब मेरे पे टाइम था उस टाइम पे मैंने अच्छे से पढ़ा है। एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हो गए, उसके बाद अगर आपको उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का, फिर क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर आपने वो पढ़ा है तो फिर आयोग भी उतना टफ पेपर नहीं बना रहा है, बेसिक ही पेपर बना रहा है, तो फिर आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो मेरे बेसिक सही थे, कॉन्सेप्ट सही था। फिर मैंने मेन फोकस, मैंने प्रीवियस ईयर जो पेपर इन्होंने 2-3 पेपर कराए UKSSC आयोग ने, मैंने उनके पेपर पे एनालाइज किया कि किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, कहाँ का पोर्शन ज़्यादा है, मैंने उन्हीं चीज़ों पे फोकस किया। और फिर उतना टाइम ना भी मिल पाए, मेरे बेसिक सही थे, कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर थे, तो फिर मुझे उतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जी, मतलब आपने सही बोला यहाँ पर।
और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं शायद आपको बहुत कुछ यहाँ से जानने को मिल रहा होगा। देखो अभी तक आपके बीच में मैं सभी टॉपर्स को ला चुका हूँ और आगे भी लाते रहेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, ताकि हर एक स्टूडेंट तक वो ये वीडियो जाए जो तैयारी कर रहा हो, उसको हेल्प मिले। क्योंकि जब आप लाइब्रेरी में या घर में पढ़ रहे हैं, डिमोटिवेट होते हैं, तो आपको लगे कि यार हमारे बीच का ही एक नॉर्मल लड़का जो एक पॉइंट से बाहर हो रहा है, एक नंबर से बाहर हो रहा है, आज वो रैंक 1 लेकर आया है, कल को मैं भी यहाँ पर लेकर आऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप ये वीडियो शेयर करें, इस भाव से करें कि यार मुझे भी एक दिन माई टॉक शो पर जाना है और मुझे अपना अनुभव लोगों से साझा करना है। और वेरियस अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आप चलाते हो, इंस्टाग्राम देखिए हमारे शॉर्ट्स आते हैं, वहाँ पर आप आलतू फालतू शॉर्ट्स देखते हैं और वहाँ पर उन्हें देखने से अच्छा है कि आप टॉपर्स के शॉर्ट्स देखिए, उनमें आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। पढ़ते पढ़ते आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो शायद आप उस तरफ पढ़ाई की तरफ कन्वर्ट हो जाएं कि हाँ यार ये टॉपर्स का आ गया, मुझे अब ये बंद कर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। फेसबुक पर आप इन्फॉर्मेशन के लिए हमें फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कहीं पर भी आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। अंकित भाई, एक आदेश भगोना है, उनका एक क्वेश्चन है कि जॉब के साथ कैसे तैयारी करें, इसका जवाब आपने दे दिया है, लेकिन मोटिवेशन कहाँ से लाएं? क्योंकि बहुत से लोग ना अब सेटिस्फाई हो जाते हैं, जैसे एक जॉब पकड़ लिया है आपने और जॉब के बाद आपको लगता है यार सैलरी आ रही है, सब कुछ में मेरा मतलब होता है ना, रिश्तेदार आपको कह रहे हैं यार चलो ठीक है लड़का सरकारी नौकरी में लग गया है, उसके बाद भी तैयारी के लिए खुद को कैसे मोटिवेट रखें? देखो, मेरे मोटिवेशन तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि दोस्त को, अगर मेरा दोस्त कोई मेरे से आगे तो मैं पॉजिटिव मोटिवेशन लेता हूँ कि यार मेरे को भी वहाँ तक पहुँचना है। मेन रीज़न वो भी मतलब एक रीज़न है कि मतलब अब जो सॉरी, जो आपने भी कहा कि क्या बोलते हैं, टॉपर्स भी जो निकले हैं हमारे कई जानने वाले मित्र ही हैं कई जो टॉपर निकल रहे हैं, फिर वो मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन लेना काफ़ी ज़रूरी है कि अगर उसने वो वहाँ पे है तो मैं कोशिश करूँ जब तक मेरे पे समय है पढ़ने का, मेरे को तब तक वहाँ तक पहुँचना है। तो मतलब मेरा मेन मोटिवेशन का रीज़न यही था कि मतलब मैं यहाँ तक, मैंने लास्ट टाइम तक मेहनत की है, अभी भी करते रहूँगा आगे, जब तक समय है तब तक पढ़ लूँगा। जी। दूसरी चीज़ अंकित भाई, मुझे अब ये बताइए कि कोई भी बिगिनर्स है उत्तराखंड का, जब वो तैयारी में उतरता है, क्या मेंटालिटी के साथ उतरना चाहिए, कितना समय उसे लगता है, अगर उसके पास सही गाइडेंस है, सब कुछ है, या फिर कितना समय उसे लगना चाहिए और कब तक उसे तैयारी करनी चाहिए कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग जाए? जी, ये स्टूडेंट के कैलिबर पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने क्लासेस एक बार में देख सकता है। किसी को अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, फिर आपको 4-5 क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसका कुछ फ़ायदा नहीं रह जाता उसका। तो ये स्टूडेंट के कैलिबर पे भी डिपेंड करता है। अगर कोई बैठ सकता है, क्लासेस दे सकता है, या फिर ऑनलाइन यूट्यूब से जहाँ से भी वो पढ़ रहा है, अगर वो नोट्स बना सकता है, तो देखा जाए तो अगर वो ऑनेस्टली अगर वो 6 महीने तक अपने टाइम पे पंक्चुअल रहे, काम करते रहे, मतलब कंटिन्यू रहे, कंटिन्यूटी बहुत मैटर करती है। अगर कंटिन्यू रहे वो, तो अगर उसका सिलेबस 4-5 महीने में नहीं पढ़ता है तो फिर 3 महीने 4 महीने के अंदर उसे रिवीजन भी करता है, तो मुझे लगता है कि 8 से 9 महीने में उत्तराखंड का, और बस दिन का भी बहुत फैक्टर इसमें मैटर करता है जी। तो अगर आपने 9 महीने कंटिन्यू रह के पढ़ाई की है, गैप ना दिया हो, तो इनफ है, मतलब हो जाता है। अब वो किस्मत की लास्ट में अगर आपने अच्छी मेहनत की है तो फिर थोड़ा बहुत लक भी मैटर करता है। जी, लक मैटर करता है। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि रैंक 1 आपकी आई है तो बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हैं, जब आपका एक टाइम वो भी है जब ईओ में आपके दोस्त और सेलेक्ट हो रहे हैं, आपका 1.5 नंबर से रुक गया है, पटवारी में आप रुक गया है, तो जब रैंक 1 आई है, क्या आप इसको मेहनत के साथ साथ लक का भी कहते हैं कि कुछ हाथ है? जी, पर लेकिन मेन जो यहाँ पे फैक्टर है वो मेहनत ही है, क्योंकि लक ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके 40 नंबर आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, फिर आप 80+ स्कोर कर लो, तो थोड़ा बहुत मार्जिन उसका रहता है। लेकिन लक का पता हमें तभी पता चलेगा जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे। पहले तो मेहनत जो मेन है वो मेहनत करनी जरूरी है। जी, लक उसी के साथ रहता है जो मेहनत करता है। जी। और जी, बहुत अच्छे अंकित यहाँ पर हमें आंसर्स दे रहे हैं और आप सभी के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो रहे होंगे। बहुत जल्द रैंक 2 भी आने वाले हैं, रैंक 3 आने वाले हैं, इसी तरीके से जो टॉपर्स आने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है कि यार हाँ ये मेरा क्वेश्चंस है कि ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि होता है कभी कभार हमें अगर कोई एक छोटी सी बात बता देता है तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी साबित हो जाती है। तो आप हमारे नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला है, पूरे कम्युनिटी खुली है और व्हाट्सएप सोशल मीडिया खुला है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी चीज़ खुली है। आप वहाँ पर कमेंट कर कर हमसे पूछ सकते हैं कि सर टॉपर से सवाल पूछिए, हम उन टॉपर से सवाल पूछेंगे और आपका जवाब आप तक देने की कोशिश करेंगे। अंकित भाई, एक और चीज़ मुझे ये बताइए, आपने ये चीज़ तो बोल दी, जब आप पढ़ाई करते थे तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्या आप सोशली कट चुके थे पढ़ाई के दौरान? क्योंकि हमने बहुत लोगों को सुना है कि बहुत मोटिवेशन वीडियोस देखी हैं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो सब चीज़ छोड़ दो, दोस्ती छोड़ दो, रिश्तेदारी छोड़ दो, कट हो जाओ बिल्कुल। क्या आपने इस फॉर्मूले को अपनाया? कैसे आप कितने घंटे पढ़ते थे, ये एक बार व्यूअर्स को बताइए। जी, एक्चुअल में दोस्ती मतलब मैं, क्योंकि मैं सोशल उतना इंसान नहीं हूँ, पर लेकिन मेरे फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स का काफ़ी मतलब रोल होता है, फ्रेंड्स और फैमिली का काफ़ी रोल होता है, क्योंकि
मेरा फ्रेंड सर्कल अच्छा था, सब सिलेक्टेड पर्सन, अभी आज के डेट में हर कोई हर डिपार्टमेंट में है, तो फ्रेंड सर्कल हमारा पॉजिटिव माइंड सेट था। हमको अपने गोल्स पता था कि हमने मतलब किस टाइम पे पढ़ना है, किस टाइम पे हमने एंजॉय करना है, किस टाइम पे हमने खेलना कूदना है। तो मैं सोशली कटने वाला इंसान तो नहीं था जी। और फैमिली का सपोर्ट रहा है पहले से ही, तो फैमिली ये भी मैटर करता है। तो मतलब मैं इसको नहीं मानता हूँ कि मतलब दोस्तों से कट जाओ ये वो। हाँ, ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे दोस्त किस प्रकार के हैं जी। तो मैनेज कैसे करते थे आप इन सभी चीज़ों को कि पढ़ना भी है दोस्तों के साथ? आप जैसे क्रिकेट के आप शौकीन हैं, लेफ्टी आपका नाम है, उत्तरकाशी में अंकित लेफ्टी नाम से फेमस है, और साथ में सभी दोस्तों में बहुत अच्छा क्रिकेट अंकित खेलते हैं। तो कैसे आप ये पढ़ाई को, क्रिकेट को, दोस्ती को कैसे मैनेज करते थे, कहने का मतलब ये है? जी। मेरा जो टाइम टेबल होता था, मैं मंडे से फ्राइडे कंटिन्यू लाइब्रेरी में अपना टाइम स्पेंड करता था। उस टाइम पर मैं कहीं मतलब ऐसे खेलता नहीं था, और बाकी सैटरडे संडे वो वीकडे होता है तो फिर खेल सकते हैं, वीकेंड डे में खेल सकते हैं। उसमें आप बिल्कुल एंजॉय करते हैं अपना पूरा खेलना फिरना घूमना सब कुछ किया। तो जैसा कि एक टॉपर्स भी सामान्य स्टूडेंट की तरह होता है, आपने देखा होगा रैंक 1 लाना बहुत बड़ी बात अपने आप में। आज उत्तराखंड जानना चाहता है कि रैंक 1 कौन है, क्योंकि देखिए एक चीज़ हमारे लास्ट वीडियो में कही गई थी कि आप हर वीडियोस में टॉपर्स लिख देते हो, अंकित जेन्युइन टॉपर है, रैंक 1 है। टॉपर्स का अर्थ क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ। टॉपर्स का अर्थ ये होता है कि जिस एग्ज़ाम में अंकित की रैंक बनाई है, उस एग्ज़ाम को कम से कम 2 लाख लोगों ने भरा है और 1.5 लाख से अधिक लोग उस पेपर को दे रहे हैं, जहाँ पर ये प्रथम इंसान है उस एग्ज़ाम में टॉप किया है। इसी प्रकार से अगर किसी की रैंक 50 आती है, किसी की 80 आती है, कोई नीचे का बच्चा भी होता है, तो वो भी टॉपर ही है, क्योंकि उस एग्ज़ाम को 2 लाख लोगों ने भरा है और 2 लाख लोगों में से वो उन चुनिंदा लोगों में है जो यहाँ बैठकर अपना अनुभव साझा कर रहा है। तो किसी तरीके की हीन भावना नहीं होनी चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में आप किसी टॉपर्स को टारगेट करते हैं, बहुत सारे, देखिए इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो इंसान यहाँ पर आ चुका है वो ऑलरेडी सक्सेस है। ऐसा तो है नहीं कि वो आपके कमेंट से, नेगेटिव चीज़ों से यहाँ पर हो जाएगा। इससे आपका एक अंदर का चीज़ दिखाता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। तो किसी को भी हेट ना दे। हमने देखा है कि बहुत सारी हमारी पूर्व वीडियोस में आपके द्वारा हेट कमेंट किए जाते हैं। देखिए कमेंट बॉक्स खुला है, ना ही हम कमेंट बॉक्स को बंद करते हैं या कमेंट्स टर्न ऑफ करते हैं, बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ये सोचिए किसी दिन अगर आप यहाँ पर बैठे हों और आपको लोग सुन रहे हों, तो आप जब आपका अनुभव लोग सुनेंगे तो उनके अंदर एक अच्छा मैसेज आना चाहिए, ये नहीं कि एक नेगेटिव मैसेज आना चाहिए। अंकित भाई, मुझे ये बताइए कि अब आपकी तैयारी यहाँ पर रुक चुकी है कि आगे भी आप तैयारी करेंगे और किस तरीके से आप अपने आप कैरियर को आगे ले जाएंगे? जी, अभी तो मैंने तैयारी करने का ही सोचा है, क्योंकि अभी सपोर्ट है घर वालों का, और बाकी मैं अब अपना टाइम मैं पढ़ाई में ही स्पेंड करना चाहूँगा। बाकी तो अब आप ग्रुप सी से ऊपर उठेंगे कि अभी आप ग्रुप सी में ही इन्वॉल्व रहेंगे? जी, अब ग्रुप सी की तैयारी तो अब मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे का सोचा है मैंने, और मैं कर रहा हूँ, मैंने स्टार्ट कर दिया है। जी। जब आपकी रैंक आ गई है, ठीक है, वो अच्छी चीज़ है रैंक आना अपने आप में, पर आपके घर से और आपके तमाम जो सर्कल है उससे कैसा रिस्पांस था कि आप टॉपर हो? आपको कैसा अंदर से कैसा फील हो रहा है? क्योंकि एक टाइम वो भी है जब आप पॉइंट से बाहर हो रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आप फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पा रहे, पर एक एग्ज़ाम ये भी आपने टॉप करा है, तो दोनों फीलिंग कैसी है? अच्छी फीलिंग है, पॉजिटिव भी फीलिंग है। मैंने रैंक 1 को मतलब मैंने उतना सोचा नहीं है कि मतलब मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि रैंक 1 लाना, मतलब मेरे को फ्रेंड्स लोगों ने ही बताया कि रैंक 1 लाना बड़ी बात होती है। क्योंकि अब स्टार्टिंग में मैंने देखा है फेज की मतलब सिलेक्शन मैटर करता है, एट द एंड की सिलेक्शन हो जाए बस। रैंक 1 वो लक की बात होती है। मेरा दिन था, कई स्टूडेंट जो व्यूअर्स जो देख रहे होंगे अब नेक्स्ट टाइम पे, क्योंकि रैंक 1 अब हर कोई एक ही बार ही आता है, तो नेक्स्ट टाइम पे मेरी जगह कोई और होगा, तो वो मैटर करता है। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली। अंकित भाई, अब आप थोड़ा सा क्वेश्चंसों को हम अलग तरफ ले जाते हैं। ये तो हो गया आपका अपना सफ़र। अब मैं यहाँ से जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से जो कोई, आप तो देहरादून में आ चुके हैं, देहरादून में आपने कोचिंग करी है, आपके सर्कल अच्छा है, आपके पास लाइब्रेरी है। अब जो हमारी वीडियोस हैं वो पिथौरागढ़ या उत्तरकाशी के बड़कोट ज़िले से देखी जा रही है, दुरुस्त गांव से देखी जा रही है, माणा से देखी जा रही होगी, कुछ लोग इसे पौड़ी से देख रहे होंगे, ऐसी ऐसी जगह से देख रहे होंगे जहाँ पर एक माहौल भी नहीं है, ना ही लाइब्रेरी है, ना ही इतनी फैसिलिटीज़ है। वो छात्र कैसे तैयारी करें, कैसे मोटिवेट रहें और किस तरीके से वो सिलेक्शन ले, रैंक 1 ना भी आए तो कैसे वो अपना सिलेक्शन लेकर अपनी जो परिवार की आर्थिक स्थिति है उसको दूर करें और अपना एक जीवन को सुधार पाएँ? अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो फिर क्या बोलते हैं, तैयारी करना काफ़ी इजी हो गया है। तो आप वो यूट्यूब से पढ़ सकते हैं अपना, और वो ये ना सोचें कि देहरादून में जाके ही तैयारी होती है, क्योंकि ये कई रिजल्टों ने गलत साबित भी किया ऐसे कि देहरादून ही हब है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़के अपने घर से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ के, सब कुछ आजकल अवेलेबल है। कोचिंग सेंटर तक के ही ऐप वगैरह अगर वो कहीं से लेना चाहें तो कर सकते हैं, वो ऑनलाइन अवेलेबल है पूरे उसमें, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मुझे तैयारी करने वहीं जाना है, वो कर सकते हैं अपना अच्छे यूट्यूब पे अच्छे, अगर आप किसी सर से कोचिंग करना चाहते हैं सब कुछ अवेलेबल है, वो
उनको पता है वो कर सकते हैं तैयारी। ऐसा उन्होंने नहीं सोचना चाहिए कि देहरादून में आके ही तैयारी होती है। जी, अंकित की बात मैं रिलेट ऐसे कर पाऊंगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे आ रही होगी, और वीडियो ये रहा आपके सामने। वैभव कांडपाल जिन्होंने अधिशासी अधिकारी में रैंक 1 लाई थी, अल्मोड़ा में बैठकर घर से उन्होंने तैयारी करी है, किसी भी कोचिंग संस्थान में उन्होंने पढ़ाई नहीं करी और फिर भी रैंक 1 उनकी आई। ये अंकित ने बिल्कुल सही बात बोली। तो वैभव का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं, नीचे प्लेलिस्ट आ रही होगी, तो उन प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेल्फ स्टडी कर बहुत से लोगों ने एग्ज़ाम को टॉप किया है। अंकित भाई, ये आपने अच्छी चीज़ बोली कि आप जो है घर पे बैठकर सोशल मीडिया से पढ़ सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। आप मुझे ये बताइए कि कभी आप यूट्यूब का सहारा लेते थे, या फिर जो भी स्टूडेंट यूट्यूब से पढ़ेगा तो किस तरीके से खुद को वो इतने सारे चैनलों से फ़िल्टर कर एक अच्छा कंटेंट निकाल पाएगा, कैसे वो अपनी तैयारी को सही डायरेक्शन में ले पाएगा? एक्चुअल में जब कोई लड़का तैयारी स्टार्ट करता है, मेरे हिसाब से तो मतलब जो सीरियसली होके ग्रुप सी की इसकी UPSC की तैयारी करना चाह रहा है या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहा है, तो वो तैयारी ये सोच के स्टार्ट ना करे कि जब फॉर्म आएगा मैं तभी तैयारी स्टार्ट करूँगा, क्योंकि उस टाइम के बाद कुछ नहीं हो पाता। एक्चुअल आपकी पढ़ाई तब होगी जब फॉर्म नहीं होगा। उस टाइम पे आप धीरे स्लोली पढ़ोगे लेकिन अच्छा पढ़ोगे, तो उससे फिर आप पे उस टाइम पे टाइम रहेगा। आप सिलेबस निकालिए, अगर आपसे यूट्यूब पर पढ़ना है सिलेबस निकालिए, वो आप टॉपिक्स वगैरह यूट्यूब पर डाल सकते हैं, आपको कई सजेशन आएंगे, उसको आप फिल्टर कर सकते हैं। आप पे समय है क्योंकि तो आप उस टाइम पर आपको जहाँ से कंफर्ट लगे आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आपको फिल्टर करना, बाकी आप जैसे आप कह रहे हैं तो आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह जानने वाले हैं, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कहाँ से पढ़ने हैं। आपके कोई टीचर होंगे पढ़ाने वाले, आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल है जी। और एक और चीज़ अंकित भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपने देखा होगा माई टॉक शो का परिवार 10,000 का हो चुका है, तो हमने जो चीज़ शुरू करी थी आज कहीं ना कहीं वो हर किसी को हेल्प कर रही है। तो माई टॉक शो के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि आप ऐसी स्टोरीज़ लाते हो, सक्सेस स्टोरीज़ लाते हो, बहुत लोग को फ़ायदा होता है, बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं। आपका क्या ओपिनियन है माई टॉक शो के बारे में कि किस तरीके से ये मुहिम है, कैसे इसका फ़ायदा होता है? मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी पहल है, क्योंकि इसमें कई ऐसे लोग जो मतलब खुद को डिमोटिवेट कभी होते हैं, डिमोटिवेशन उन्हें होता है, तो वो देख सकते हैं, उनको सीख सकते हैं। और ऊपर से जैसे मैं हूँ, मैंने तैयारी स्टार्ट की है, मैं कोई वो नहीं हूँ क्योंकि मेरा दिन अच्छा था मैं फर्स्ट रैंक आ गया हूँ, पर लेकिन एक्चुअल में मैंने जो फेस किया है अपनी लाइफ में तैयारी के दौरान, मैं उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। अगर मेरे एक्सपीरियंस से किसी को हेल्प मिलती है तो मुझे काफ़ी खुशी होगी जी। और ये काम आप कर रहे हैं तो मुझे इसकी खुशी है। जी बिल्कुल। व्यूवर्स देख रहे हैं तो कोई भी आपका सवाल रहता है नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, नेक्स्ट केस से हम कोशिश करेंगे आपका सवाल पूछने की। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इसी तरीके से लगातार टॉपर से हम आपके सवाल पूछते रहेंगे। लास्ट में मैं अंकित से कुछ एक सवाल लूँगा। अंकित भाई, जब आप तैयारी करते थे तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहती थी? एक स्ट्रैटेजी होती है ना कि हम लोग कुछ एक माइंड में टारगेट सेट कर चलते हैं, तो वो स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा बताइए। जी, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती थी कि पेपर आने से, पेपर की डेट जैसे आ गई है तो, और एग्ज़ाम डेट से मैं लगभग 10-15 दिन पहले अपना सिलेबस निपटा दूँ। तो अगर मेरा सिलेबस उस टाइम पे कंप्लीट होगा तो फिर उससे फिर मैं जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, जो मतलब कई लड़कियों का जीएस वगैरह अच्छा होता है, उत्तराखंड अच्छा रहता है, पर लेकिन वो मार वहाँ खाते, कभी कंप्यूटर के 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, रीजनिंग, फिर मैं एक्स्ट्रा जो 10-15 दिन होता मैं उन चीज़ों पे फोकस करता था। करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर आप पहले से नहीं रट सकते। करंट अफेयर एक होता है कि जस्ट ग्लैंस करना होता है कि लास्ट टाइम पे आप एक हफ्ते पहले देख लो करंट अफेयर की क्या क्या चल रहा है, कितनी देर के वो आपने जो नोट्स करंट अफेयर जो लिखे हैं, आपने पहले से ही लिखते आ रहे हैं, उनको आप रिवीजन कर सको उस टाइम पे। तो मेरी स्ट्रेटजी तो सिंपल ही रहती है कि मैं 10 दिन पहले ही अपना सिलेबस निपटा के एग्जाम की डेट से मैं अपना रिवीजन कर सकूँ। जी, ये तो आपने लास्ट डेट पर बता दिया है। और एक और चीज़ मुझे बताइए, बहुत से व्यूवर्स का हमारा ये कहना है कि एज जब ज़्यादा हो जाती है, लगातार 7 साल से पेपर नहीं निकल रहा है, तो कैसे खुद को मोटिवेट रखें, कैसे उस चीज़ से हम टैकल करें? जी, एज अगर आप में जुनून है तो आप कर सकते हैं। और मैंने वही कहा ना, जैसे जिसकी एज ज़्यादा हो गई है, अगर उसने स्टार्टिंग से सीरियसली तैयारी कर रखी है, बाद में एज के बाद कई फैमिली प्रॉब्लम हो गई, नहीं पढ़ पा रहा है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 2-3 घंटा पढ़ के ही एग्जाम निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको मोटिवेट रहना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन होना काफ़ी ज़रूरी है। आप दूसरों को देख के तो एक दिन आपको मोटिवेट होंगे, 2 दिन होंगे, जब तक आप सेल्फ मोटिवेशन नहीं हो पाओगे तब तक आप तैयारी नहीं कर पाओगे। जी, दूसरा एक सवाल कि प्रेशर को कैसे टैकल करें, जो एग्ज़ाम प्रेशर होता है ना, कि उसको कैसे टैकल करें? क्योंकि जब एज ज़्यादा हो रही है तो प्रेशर भी हम लोग ले लेते हैं कि यार ये मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, या फिर अब एग्ज़ाम नहीं निकला तो क्या होगा। इस चीज़ से हम कैसे खुद को बचाएं? एक्चुअल में ऐसे थॉट्स एग्ज़ाम हॉल में तो नहीं आने चाहिए कि अगर ये पेपर नहीं निकला तो क्या होगा, उससे काफ़ी नुकसान उससे होता है, मैंने झेला है वो। तो मैं
यही कहना चाहूँगा कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन पर फोकस करेंगे, ये सोचने की कोशिश करें कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा है। अगर आप उस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उससे काफ़ी आपका नुकसान हो सकता है। और मेरे साथ ये हो रखा है, मैं इसलिए ये बात शेयर कर रहा हूँ। जी, क्या गोले भरने में आपसे गलतियाँ होती थी? क्या आपके कभी गोले गलत भरे जाते थे? हाँ, मेरा वैसे मेरे से इतनी गलतियाँ नहीं होती वैसे। मेरे वीपीडीओ के एग्ज़ाम में 2 गोले गलत भरे गए थे, वो बिकॉज ऑफ पटवारी का रिजल्ट एक दिन पहले आया था, उस चक्कर से मैं थोड़ा डिमोटिवेट था। पर लेकिन जो होता है एट द एंड अच्छे के लिए ही होता है, लास्ट में अच्छा ही होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो फिर लास्ट तक अच्छा ही होगा लास्ट में। जी, एक चीज़ मुझे और बताइए कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब आप जाते हैं तो आपका माइंड में क्या चलता था कि कैसे उस एग्ज़ाम को दें, मतलब कैसे आप नेगेटिव थॉट से बचते थे? जी, मैं मतलब मैंने ये झेला है कि मेरे स्टार्टिंग में एग्ज़ाम देते हुए काफ़ी नेगेटिव थॉट्स आते थे, पर लेकिन लास्ट में मुझे लग गया था कि मतलब मेरा जो सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो मेन रीज़न वही है कि एग्ज़ाम हॉल में आप पेपर किस तरीके से देते हैं। तो मैं सिंपल सा एक्स्ट्रा ना सोच के, मैं ये ना सोच के कि यार इस एग्ज़ाम में मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, मैं ये ना सोच के, मैं ये प्रिफर करता था सोचना कि मैंने कल रात को क्या पढ़ा है, क्या चीज़ मैंने रिवीजन की है कुछ दिन, तो फिर उससे मेरा माइंड डाइवर्ट रहता था। मैं एक्स्ट्रा थॉट आने की, वैसे एक्स्ट्रा थॉट आते हैं वैसे, पर लेकिन मैं कोशिश करता था कि मैं ये सोचूं कि मैंने रात को क्या पढ़ा है, मैंने उससे क्या पढ़ा है, मैं इसलिए अपने माइंड को डाइवर्ट रखता था। जी, तो यही सोच के मैं एग्ज़ाम देता था। तो ये थे अंकित चंद, इन्होंने अपना पूरा अनुभव आपसे साझा करा है। बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि हम जो अगले टॉपर्स हैं उनको भी आपके बीच में लाएं और आपके जो भी सवाल हैं उनसे पूछें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यहाँ पर जो टॉपर्स आते हैं इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिले और इन वीडियो से आपको हेल्प मिले। मैं चाहता हूँ कि अगली बार इस तरीके से अगर कभी हम प्रोग्राम कर रहे हों तो आप हमारे सामने बैठे हों और आपसे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में एक नए टॉपर के साथ।